बीजेपी की सरकार ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊंचे लफ्जों में कल कहा कि क्रेडिट देने को भी तैयार हैं, बिल पास करो। आपको लगता है बिल पास होगा? आसार कोई नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैं समझती हूं कि आज के समय की जरूरत जो है, देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं भारत की, उनकी निगाहें पुकार पुकार के कह रही है कि इतने सालों तक हमने इंतजार किया, आज वो इंतजार खत्म होना चाहिए। देश में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में महिलाएं पहुंच सकें और इस देश के लिए होने वाले सभी निर्णयों में उनकी सहभागिता हो और देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर के वो चल सकें। आज वो उनका हक उन्हें मिलना ही चाहिए और पूरे देश की महिलाओं को ये उम्मीद है कि आज पक्ष विपक्ष हर व्यक्ति उस ओर देखेगा जहां महिलाएं सोच रही हैं कि हमें ये अधिकार मिले और एक मुश्त सब इकट्ठे होकर के देश की लोकसभा में इस बिल को पारित करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कह चुके हैं कि ऑपोजिशन इस बिल का विरोध करेगा, वो इसे कभी पास नहीं होने देगा। आप समझती हैं कि इस बिल को प्योर रिजर्वेशन बिल ही रहना चाहिए था? डीलिमिटेशन का जो मुद्दा साथ में आ गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी के तौर पे देख रहा है। नविका जी, मैंने देखा है कि इतने सालों में ये बिल जब जब आया, 1992 से शुरू होता होता जब जब भी आया, कितनी बार पटल पे रखा गया, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कई बार वो पन्ने फाड़े गए, कभी एक कारण तो कभी दूसरा कारण, परंतु ये बिल पास ना हो। लोगों ने इसी तरह की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने इसी तरह का व्यू रचना रची और आज भी वही हो रहा है। आज कहीं डीलिमिटेशन की बात कह के, कहीं परिसीमन की बात कहते हुए, कहीं पर कोटे में कोटा की बात करते हुए, कोई ना कोई कारण देकर के मुझे लगता है कि क्यों इस बिल को अटकाने की और लटकाने की तैयारी की जा रही है, जबकि ये देश की महिलाओं का अधिकार है। आज आजादी के 78 साल बाद भी यदि हम अपने देश की महिलाओं को ये अधिकार नहीं दे सके तो ये हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। आज हमारे समकक्ष जनसंख्या वाला चाइना, आज वहां कितना रिप्रेजेंटेशन है, आज बाकी देशों में कितना रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम देखें तो हमारी देश में तो लोकसभा में मात्र 14% पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं और विधानसभाओं पे तो 9 और 10% से ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो कहीं तो हमें समझना पड़ेगा, कहीं तो एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ में ये देखना होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था पे, इस देश की व्यवस्थाओं पे, डिसीजन मेकिंग पे, निर्णयों पे महिलाओं का भी हक है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैजिशियन है, उन्होंने मैजिक किया है, ऑपरेशन बालाकोट का, ऑपरेशन सिंदूर मैजिक किया है और उसी तरह से महिला बिल का भी मैजिक कर रहे हैं। अफसोस है आज हर एक भारतीय को कि जब सेनाओं के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगे। अफसोस है हर एक नागरिक को कि जहां हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए ना दिन देखती हैं, ना रात देखती हैं, ना अपने प्राणों की चिंता करती हैं और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक अपनी जान को जोखिम डाल करके देश की रक्षा करती हैं, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाती हैं। और ऐसे में नेता विपक्ष इस तरह की घटिया टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि शर्मसार है पूरा का पूरा भारत और भारतीयता। रेखा गुप्ता जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को शायद विचार विमर्श ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था इससे पहले कि वो ये बिल लेकर आए? क्योंकि एक फॉर्मूला की बात होती है कि 50% हम बढ़ा देंगे सीटें। वो फॉर्मूला का बेसिस क्या है? वो फॉर्मूला का जो 50% है वो भी बिल में नहीं लिखा है और ऑपोजिशन को इसी बात पर विरोध है कि बिना पार्लियामेंट से बात किए ये फॉर्मूला अपनाया कैसे गया? कौन कहता है बात नहीं हुई? अनेकों बार, सालों से बार बार बैठ करके इस विषय पे चर्चा हुई, बातचीत हुई। ये आज कहते हैं फार्मूला क्यों लेके आए? कल
माननीय अमित शाह जी ने कितने स्पष्ट तरीके से देश की पूरी जनता को बताया कि ये 50% सीटें अगर हम बढ़ाते हैं तब जाके 33% आरक्षण बिना वर्तमान के रिप्रेजेंटेशन को छेड़े संभव है। यदि ये फार्मूला नहीं लाते तो आप कहते कि बताइए हमारा अधिकार छीना जा रहा है। वो जितनी रीजनल पार्टियां जिनकी मात्र एक एक सीट है, ऐसी कितनी पार्टियां, 17 पार्टियां जिनकी एक एक सीट है और लगभग 8 से 10 पार्टीज है जिनकी 2-2 सीटें हैं। आज यदि बिना किसी सीट बढ़ाए हुए आप रिजर्वेशन रखते तो हो सकता है वो पार्टी कहती कि भाई हमारी सीट खो गई, या जो पुरुष प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है वो कहता जी मेरा हक ले लिया। आज कितने अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला के माध्यम से जितनी सीटें वर्तमान में थी वो एज इट इज रहेंगी। एडिशनल सीटें बढ़ने के बाद में रिजर्वेशन भी मिल जाएगा और किसी का नुकसान नहीं है, ना पुरुष प्रतिनिधि का नुकसान है, ना रीजनल पार्टियों का नुकसान है। ये तो शानदार एक काम है। नहीं तो आपके पास और दूसरे कारण होते, आप कहते कि नहीं हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे साउथ की आपने लगा दिया कि साउथ के राज्यों को नुकसान है, जबकि आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कैसे हर राज्य की सीटें बढ़ रही हैं, किसी की भी सीट कम नहीं हो रही, तो किसी का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि काम है जो इस बिल के माध्यम से कि चीजों को बिना छेड़े, चीजों में बढ़ा करके, सीटों को बढ़ा करके देश में महिलाओं को उनका अधिकार देना, ये इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। और ये वो लोग भी समझते हैं, केवल ये बिल ना आए इसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां अपनी बातचीत को अलग मखोटा पहना करके कह रही हैं, मुझे लगता है। देखो गुप्ता जी, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ की पार्टियों का जो चिंता है वो ये है कि अगर आप सीटें बढ़ाते हैं 50%, आप परसेंटेज में जो कैलकुलेट करते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स में उनको घाटा देता है। यानी कि तमिलनाडु की सीटें बढ़ेंगी लेकिन जो यूपी से उनका फर्क है सीटों का एब्सोल्यूट नंबर में वो ज्यादा हो जाता है। अभी 39 सीट्स हैं अगर तमिलनाडु की, यूपी की 80 है तो 41 का फर्क है। बढ़ने के बाद वो 120, ये सिर्फ 59 सीटें होंगी, यानी कि 61 का फर्क हो जाएगा। इससे एमपी लैड फंड भी एब्सोल्यूट नंबर में उन राज्यों को ज्यादा मिलेंगे, इन राज्यों को कम मिलेंगे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, नजरिया उनका अपना दिया हुआ है, अपना पहनाया हुआ है। आज जिस तरीके से पूरे देश के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचते हैं और उसी तरीके से आगे आने वाले समय में भी उसी परसेंटेज में लोकसभा में पहुंचेंगे, कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल उनकी सोच का है, उनके विजन का है। आज काले कपड़े पहन के और बिल को आग लगाने से केवल महिलाओं के प्रति उनका नजरिया दिखाता है, वो सोच दिखाता है कि वो कल भी ये सोचते थे कि महिलाएं आगे नहीं आनी चाहिए, वो आज भी यही सोचते हैं। इतनी घृणा कि आप आग लगा रहे हो उस बिल में, ये आप समझ लीजिए केवल राजनीतिक कारण नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो सोच है जो चाहती है कि महिलाएं पहले भी घर में थी और आज भी वहां रहनी चाहिए, विधानसभा और पार्लियामेंट तक पहुंच के कहीं ये आत्मनिर्भर ना बन जाएं, कहीं इस देश के निर्णय ये महिलाएं ना करने लग जाए, ऐसी सोच है उनकी। लेकिन रेखा जी, क्या महिलाएं मोहताज हैं इस बिल के पारित होने की? क्या महिलाएं यूं ही आगे नहीं बढ़ सकती? क्या पार्टियां खुद ये नहीं तय कर सकती कि जरूर बिल पास हो ना हो, हम अपनी पार्टी में 33% कैंडिडेट ही वो देंगे जो महिलाएं हैं? ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, आज 78 साल हमारी राजनीति को हो गए, देश को आजाद हुए हुए, कितनी पार्टियों ने ऐसा कर पाए? कांग्रेस कभी इंदिरा गांधी से आगे बढ़ पाई, कभी सोनिया गांधी से आगे बढ़ पाई, कभी और महिलाएं आ पाई। समाजवादी पार्टी कभी डिंपल यादव से आगे बढ़ पाई, बाकी रीजनल पार्टियां कभी कोई और ऐसे आगे बढ़ पाया? आप छोड़िए, मैं आप अपनी बात करती हूँ। आज मैं एक राज्य की मुख्यमंत्री हूँ, कहाँ से आई? आपने नगर निगम में जो म्यूनिसिपैलिटीज में 50% का रिजर्वेशन दिया, मैं निगम पार्षद बनी। निगम पार्षद बनने के बाद में जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ी और अपना मैंने वर्किंग दायरा बढ़ाया तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई कि अगर नगर निगम में ये रिजर्वेशन नहीं होता
तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाती? क्या और बाकी जो आज सांसद हैं, विधायक है, शुरुआत उन्होंने नगर निगम से की, क्या वो पहुंच पाती? कितने लोग सीधा ऐसे आ पाते हैं? आज आप अलग अलग लेवल पे, जब तक हमारे देश की ऐसी स्थिति तो होती तो अब तक हो जाता बिना किसी रिजर्वेशन के। अगर ऐसा माहौल होता तो माफ कीजिएगा नविका जी, ये लड़ाई बड़ी आसान होती, इतनी मुश्किल ना होती। इसके लिए आपको रास्ता देना पड़ेगा, एक मजबूती देनी पड़ेगी, ताकि देश की आधी आबादी आगे आकर के इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने, वुमेन लेड डेवलपमेंट का हिस्सा बन करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये जरूरी है। आपको अजीब नहीं लगता कि पंचायत लेवल पर, नगर निगम के लेवल पर रिजर्वेशन हो पाई, लेकिन उससे आगे जो कहा जाता है कि सेकेंड टियर और फर्स्ट टियर ऑफ गवर्नेंस है, पार्लियामेंट या विधानसभा, वहां नहीं हो पा रहा है? ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है या डिटर्मिनेशन की? दोनों की। माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है और उनकी प्रतिबद्धता की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जब आपने ऊपर के दायरे में रह कर के म्युनिसिपैलिटी का डिसीजन किया तो आपको लगा कि ये जो आग है ये मुझ तक नहीं पहुंचेगी। पर जब आपको लग रहा है कि विधानसभा में मेरे समानांतर आकर के कोई महिला खड़ी हो जाएगी या लोकसभा में खड़ी हो जाएगी, तो शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों से। और ये भी बात समझनी होगी कि वो आसान निर्णय था उनके लिए कि नगर निगम में दे दीजिए तो चुपचाप बैठ जाएंगे, हो जाएगा। पर जैसे ही ये एहसास हुआ कि इस पूरी लोकसभा में भी महिलाएं अपना भागीदारी चाहती है, उस दिन उन्हें खतरा महसूस होने लगा कि शायद मेरी कुर्सी ना हिल जाए। तो इतने बड़े बड़े मठाधीश जो सालों से बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि आज मेरे ऊपर आँच ना आए, इसलिए इस आग को वहीं बुझा दो। और इसलिए वो पर्चे में आग लगा रहे हैं कि आग उन तक ना पहुंचे। पर ये आग है, ये ज्वाला है, ये नारी शक्ति है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, ये बढ़ के रहेगी। राहुल गांधी इतना डरते हैं नारी शक्ति से कि वो लोकसभा में अपने हक की चिंता करते हुए नारी को आगे नहीं आने दे रहे। नहीं डरते तो हाँ क्यों नहीं कहते हैं? नहीं डरते तो ये बिल पारित क्यों नहीं हुआ? इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही तो क्यों नहीं करवा पाए? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कारण रहा कि कांग्रेस के इतने सालों के राज में ये बिल कभी पास नहीं हुआ? क्यों मोदी जी को आने की, महिलाओं को उनका हक तो दे दीजिए। यदि इतनी बात सुनकर के भी इन्हें एहसास नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये जो इनसिक्योरिटी उनके अंदर है, इसको चेक करना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी की सरकार तो 2014 में आ गई थी और ऑपोजिशन का कहना उस वक्त आपके पास फुल मेजॉरिटी भी थी, आपके पास 2019 में भी मेजॉरिटी थी, तब आपने ये बिल क्यों नहीं पारित किया? अब क्यों? मैं फिर वही कह रही हूँ ना कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न, जब तक ये काम चलता रहेगा, जब तक इस तरह की देश के पुनर्निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की लड़ाई चलती रहेगी, ये प्रश्न खड़े होते रहेंगे। उस समय यदि बिल ले आते तुरंत तो कहते ले जी अभी सरकार बनी है, इनको बिल लाने की है, अभी तो डेवलपमेंट के काम बाकी हैं, अभी तो इन्होंने कहा था कि हम बहुत सारी 370 हटाएंगे, उसकी और इनका ध्यान नहीं है। 370 हटा दी तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे, तो मंदिर बन गया। ये 10 साल के छोटे से कार्यकाल में मोदी सरकार ने हजारों ऐसे निर्णय लिए हैं जो इस देश की प्रगति के लिए जरूरी थे। और उन निर्णयों में एक निर्णय ये भी है कि देश की आधी आबादी को उनका हक देना है। आज ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां इस समाज में खत्म हुई है तो वो मोदी की देन है। राजीव गांधी जी ने तो वो शाहबानो जी का भी उस नियम को, जो कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उसको भी उल्टा कर दिया था कि किसी महिला को, मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो वो शाहबानो के केस को हम सब ने देखा, अपनी आंखों से देखा, तो हमने वो काला इतिहास भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ महसूस किया है जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ रहा है। एक सवाल फिर और भी उठता है, आपने 2023 में ये बिल पारित करवाया था तो आप 543 लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें भी 33% दे सकते हैं।
आपने जिद क्यों की कि 850 पर ही देना है? क्या कहीं ना कहीं भाजपा में भी ये कशिश है कि मर्दों का हक चला जाएगा और उसमें से काट कर महिलाओं को देना पड़ेगा? मैंने इस बात का जवाब पहले ही दिया। ये मतलब भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों का नहीं है। आज देश की इतनी बड़ी आबादी है और मैंने जिक्र किया कि चाइना हमारे लगभग समकक्ष जनसंख्या वाला देश है। आज वहां पे 3000 लगभग 3000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हम कितने हैं? 543। आज हमारे देश को जितनी बड़ी आबादी है, कब हुआ था ये 543 का निर्णय? आप सोचिए 1971 में जनसंख्या रही होगी 50-55 करोड़ और आज 140 करोड़ पे आप खड़े हैं। तो क्या इतने सालों में हमें ये आवश्यकता महसूस नहीं होती कि सीटें बढ़नी चाहिए जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है? क्या और अच्छी तरीके से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लुक आफ्टर करें, उसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को प्रतिनिधित्व, ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों हम ये सोच रहे हैं? और शायद मैं आपको निश्चित रूप में कहती हूं, अगर 543 की बात करते तो ये वाइस से वर्षा दूसरी तरफ जाते कि देखिए ये तो इतनी बात कर रहे हैं, इनको बढ़ा लेना चाहिए था। अगर बढ़ाते तो हम आपके साथ होते, अब नहीं है। तो ये तो इनको करना ही था जो अब ये कर रहे हैं। बात न्याय की है, बात अधिकार की है, जो देश की महिलाओं को मिलना चाहिए और यहां वहां की बात करने से कोई लाभ नहीं है। महिलाएं साक्षात प्रश्न पूछ रही हैं, सामने से खड़ी होकर पूछ रही हैं कि बताइए आपका क्या निर्णय है, आप महिलाओं के साथ हैं या नहीं हैं? सामने की लड़ाई है ये। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकारें लगभग पता नहीं 19, 20, 25 कितने राज्यों में हैं। आप वाहिद एक महिला मुख्यमंत्री हैं। 33% आपके अंदर से भी तो शुरू हो सकता। बिल्कुल हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में 33% रिजर्वेशन दिया है, पर इन हाथों को और मजबूत करने की जरूरत है। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये रिजर्वेशन बिल लाइए। आज उनकी दृढ़ता है, आज उनका मन है, आज उनको लगता है कि ये होना ही चाहिए। और हमारी सरकार के समय आज पूरे पक्ष विपक्ष को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करबद्ध निवेदन कर रहे हैं हर एक व्यक्ति से कि ये समय है, हमें देश की आधी आबादी को उनका हक देना है, ताकि आने वाला समय, जिस विजन की हम बात कर रहे हैं कि विजन 2047, हम उस आजादी के स्वर्णिम वर्ष में स्वर्णिम इतिहास को गढ़ते हुए हम अपनी महिलाओं को वहां लेकर के जाएं जहां वो साझेदारी करे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मेशन में। आपके लिए कितना मुश्किल था यहां तक पहुंचना? मैंने बताया, आसान नहीं होता किसी साधारण परिवार की महिला को आगे बढ़ करके आज नेतृत्व तक पहुंचना, पार्लियामेंट तक पहुंचना, विधानसभा तक पहुंचना, ये बहुत मुश्किल है। आज अगर निगम में रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं और मेरे जैसी लाखों रिप्रेजेंटेटिव, आज लगभग 15 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि ग्राम पंचायत के लेवल पे, निगम के लेवल पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, और रिजर्वेशन नहीं होता तो वो वहां नहीं पहुंचती। आज उनमें से धीरे धीरे करके कुछ लोग विधानसभा पहुंच पाएंगी, कुछ नहीं पहुंच पाएंगी। हर जगह वर्चस्व की लड़ाई है। उस लड़ाई में एक बार मजबूती देना महिलाओं को जरूरी है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि एक बार ये मजबूती इन बहनों को मिल जाएगी तो उसके बाद तो ये अपने आप बढ़ना शुरू कर देंगे। हर पार्टी सोचती है कैंडिडेट की विनेबिलिटी, इसीलिए शायद अपनी पार्टियों में आरक्षण नहीं देते। आपको लगता है कि विनेबिलिटी के लेवल पर महिलाओं के लिए मुश्किल है और रिजर्वेशन के बिना ये रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल लेवल पर आ नहीं सकता? बहुत अच्छी बात कही आपने। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बेटी आप उसको घर की 4 दीवारी में बंद रखिए, ना पढ़ाइए ना कुछ सिखाइए, और फिर उसको जमाने के सामने भेज दीजिए कि जाके लड़ाई कर। क्या संभव है? आप जब तक उसे तैयार नहीं करेंगी उस युद्ध के लिए, उस संग्राम के लिए, तो कैसे कोई महिला उस मुकाम पे पहुंच पाएगी? आज आप उनको पार्टी में लेकर के आइए, आप चुनाव लड़वाइए, आप सदस्य बनाइए, आप उनको मेयर बनाइए, आप उनको विधायक बनाइए, तब तो जाकर के
महिलाओं का वो वर्ग तैयार होगा जो ये समझ पाएंगी कि इस राजनीति के दाव पेच क्या हैं, किस तरीके से आपको काम करना है और काम करवाना है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, पार्टी लेवल पे भी मिले, चुनाव लड़ने के लिए भी मिले, संस्थाओं में भी मिले। और हर तरीके से आप जब तक महिलाओं को मजबूत नहीं करेंगे, ये देश यूं ही पिछड़ता रहेगा। आज डेवलपिंग कंट्री के नाते हम हैं और हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अगर डेवलप्ड भारत बनना है तो इन महिलाओं को अपने साथ खड़े करना पड़ेगा, आधी आबादी को मजबूत करना ही पड़ेगा। आज अगर ये बिल पारित नहीं होता, जो लग रहा है, दिख रहा है कि ये नहीं होगा पारित, मैं पूछना चाहती हूँ क्या महिलाओं की लड़ाई एक बार फिर सूली चढ़ जाएगी? ये आप कह रही हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठा हुआ हर एक सांसद जरूर उसकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो महिलाएं हैं वो भी ये समझता है कि उसे वापस जाके उन महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा। वो उनसे क्या आंख में आंख मिलाकर के बात कर पाएगा? यदि आज वो यहाँ इस महिला बिल का विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, निश्चित रूप से उसे अपनी जमीन पे जाके, उसे अपने क्षेत्र में जाकर के उस हर महिला को जवाब देना पड़ेगा। वो जरूर उससे पूछेगी कि आपने ये जो किया है बताइए, अगले चुनाव में मैं आपको वोट दूं कि नहीं दूं, उसे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 2023 वाला बिल तो उन्होंने सपोर्ट किया था, पास किया था, आप उसी फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए, वो आपके साथ है। लेकिन जो नए बिल के दाव पेच हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई कॉन्स्पिरेसी है। विपक्ष को क्या जवाब देंगे? कोई दाव पेच नहीं है। उन्हें मालूम था कि वर्षों से ये बिल अटका हुआ है और जिस तरीके का इसको पहुंचाने का रास्ता है वो और समय लेने वाला है। और क्यों इतने 30 साल के बाद भी हमें इंतजार करना पड़े? क्यों वो 2029 के चुनाव पे लागू क्यों ना हो और उसके बाद के चुनाव पे 2034 में करेंगे, उसके बाद करेंगे? क्यों आज इतना ही तो कह रहे हैं मोदी जी कि से हमें 2029 में लागू करना है, तो उसे लागू करने के लिए जिन जिन संशोधनों की आवश्यकता है उसे आज किया जाना चाहिए। इस बात में मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है? यदि उनका आधार मजबूत है, यदि वो जनता के बीच में मजबूत हैं, तो उन्हें डर किस बात का है? लेकिन मैथमेटिक्स पर ही तो चलता है बिल, और मैथमेटिक्स में आपको सिंपल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में और कंबाइन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। आपके पास तो है नहीं, बीजेपी के पास तो है नहीं, एनडीए के पास है नहीं। अब मुझे ये बताइए कि आपका अपना होमवर्क क्या था, या बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है? केवल उम्मीद नहीं, इन महिलाओं के लिए जो उम्मीद, जो वायदा वर्षों तक ये पॉलिटिकल पार्टीज करती रही, जब जब सत्ता में रही उन्होंने कहा कि हम ये रिजर्वेशन देंगे, हम ये बिल लाएंगे। आज सामने से होकर के भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बिल को पार्लियामेंट में रखा है, तो ये एक पर्दा उनके चेहरे से, एक नकाब हटाने जैसी स्थिति है। या तो वो इस बिल के साथ होने चाहिए, और वो अगर नहीं होते तो देश को जवाब भी उन्हीं को देना है कि उनका महिला विरोधी चेहरा जो देश और दुनिया के सामने आने वाला है। इतना ही कह सकती हूँ हर एक उस सांसद के लिए जो इसमें अपनी भूमिका सही रूप में अदा नहीं करेगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, समय लिखेगा उनका भी इतिहास जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो फिर क्या ये माना जाए कि महिला आरक्षण सक्सेसफुल ना भी हो तो बीजेपी की राजनीतिक जीत है? बीजेपी की राजनीतिक जीत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये समझती हूँ कि हम महिलाओं की मानसिक हार जरूर होगी। यदि ये बिल पास नहीं होता तो हमें ये जरूर ध्यान आएगा कि देश पहले भी इन रूढ़िवादी सोच में लिपटा हुआ था, है, और शायद ये जंजीरें हमें खुद ही तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद कितना और इंतजार करेगा देश। आज आजादी के 78 साल बाद भी यदि देश की महिला को
निगाह उठा करके पार्लियामेंट की ओर देखना पड़ रहा है कि मुझे मेरे अधिकार दो। आज वो युवतियां, आज वो महिलाएं जो यहाँ इस सदन का हिस्सा बनके निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती, उन्हें यदि मौका नहीं मिलता है तो हमें ये समझना पड़ेगा इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। यदि संसद भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी तो कौन मदद करेगा, इस बात को तय करना बाकी है। रेखा गुप्ता जी, ये युद्ध शायद जारी रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कम से कम दिल्ली से आप शुरुआत कर सकती हैं। चुनावों में 33% महिलाओं को टिकटें मिले, ये हो सकता है क्योंकि पिछले चुनाव में 8 महिलाओं को टिकटें मिली थी दिल्ली में बीजेपी से, और दूसरी दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 9 महिलाएं। बहुत कम है ये। मैं नविका जी ये कहती हूँ कि अभी उम्मीद बाकी है, अभी वोटिंग बाकी है, और सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए देश के हित में राष्ट्र निर्माण की और इस आधी आबादी को आगे लेकर के जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पर, संसद पर और संसद के सभी प्रतिनिधियों पर कि वो महिला समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यदि इसके बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए मुझे लगता है बाद में सोचना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस और ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच रेखा गुप्ता जी। उम्मीद करते रहेंगे विद अ होप एंड अ प्रेयर, बट क्लियरली द राइटिंग इज ऑन द वॉल लेडीज एंड जेंटलमैन। बिल तो पास नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच रेखा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नारी शक्ति, हम तो चाह रहे थे कि अनलॉकिंग नारी शक्ति हम करें, शायद लॉक्ड रह जाएगी। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Rekha Gupta ji. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Delhi's Chief Minister, the one and only Rekha Gupta ji. Thank you very much.